जय हिंद। दोस्तों फाइनली गवर्नमेंट लॉस में चल रही एयर इंडिया को बेचने में कामयाब हो गई। टाटा ग्रुप ने बिड प्रोसेस में हाईएस्ट बिड देके एयर इंडिया को खरीद लिया। आज का एनालिसिस हमारा इसी के अराउंड है। किस तरह से एक ऐसी कंपनी जिसका दुनिया में नाम चलता था विद टाइम लॉस में आ गई, और क्यों एक लॉस मेकिंग कंपनी को टाटा ने खरीदा। आज हर चीज को डिटेल में समझेंगे और किस तरह से खरीदा, सारे एस्पेक्ट्स को समझेंगे। इस पूरी की पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें पीछे जाना होगा 1932 में जेआरडी टाटा के टाइम पे। जेआरडी टाटा को जहाज उड़ाने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 1932 के अंदर उन्होंने अपनी एयरलाइंस कंपनी टाटा एविएशन सर्विस स्टार्ट की। सबसे पहली फ्लाइट जो इस कंपनी के अंडर हुई थी वो हुई थी एक कार्गो फ्लाइट थी जिसका नाम था टाटा एयर मेल, कराची से बॉम्बे, और ये जेआरडी टाटा ने खुद उड़ाई थी ये फ्लाइट। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। उसके बाद 1938 के अंदर इसका नाम बदल के टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। 1939 और 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, आपको पता होगा। उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने 6 साल के दौरान इसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए, जो भी वॉर से रिलेटेड सप्लाईज थी, उन सब चीजों के लिए वो एयरक्राफ्ट्स को यूज करने लगी। उस टाइम पे इन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। 1946 के अंदर जेआरडी टाटा के पास वापस इसका कंट्रोल आया और इन्होंने इसका नाम बदल के एयर इंडिया रख दिया। आपको पता होना चाहिए 1946 के अंदर इसका नाम एयर इंडिया पड़ा। उसके बाद इंडिपेंडेंस जब मिल गई इंडिया को, उसके बाद क्या हुआ, 1947 के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद जेआरडी टाटा की तरफ से एक प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया गया कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलाते हैं, जिसका हम जो नाम है एयर इंडिया इंटरनेशनल रखेंगे। और गवर्नमेंट ने वो चीज एक्सेप्ट की। गवर्नमेंट ने 49% स्टेक्स भी एक्वायर कर लिए। जो एयर इंडिया नाम चल रहा था वो अभी तक डोमेस्टिक फ्लाइट से रिलेटेड चल रहा था। 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, ये चीज प्रपोज की गई। 1947 के अंदर गवर्नमेंट ने 49% स्टेक्स जो थे वो एक्वायर कर लिए। 1948 के अंदर पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बॉम्बे से लंदन एयर इंडिया की गई थी, बॉम्बे से लंदन। और 1948 के अंदर इसी फ्लाइट के स्टार्ट होने के बाद जो हम ये एयर इंडिया से रिलेटेड एक महाराजा का मैस्कॉट देखते हैं, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1948 के अंदर। उसके बाद 1953 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी एयरलाइंस थी सबका नेशनलाइजेशन कर दिया गया। इसके बाद कोई जेआरडी टाटा के पास इसकी ओनरशिप नहीं रही। 100% जो स्टेक्स थे वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिए। 1947 और 1953 के बीच में कुछ और प्राइवेट एयरलाइन कंपनीज को भी लाइसेंस दिए गए थे, बट 1953 के अंदर सबको नेशनलाइज कर दिया गया। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी उनका नाम एयर इंडिया के अंदर ही चलता रहा, और जो जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उनका नाम कॉमन एक इंडियन एयरलाइंस रख दिया। उस टाइम जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस की जो कंपनीज थी सबको कंसोलिडेट करके इंडियन एयरलाइंस के अंडर कर दिया गया। ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद जब 1953 के अंदर नेशनलाइज किया गया, ऑल्दो ओनरशिप जेआरडी टाटा की नहीं रही, बट उनको चेयरमैन रहने दिया गया। उनको कहा गया कि आप ही चलाओगे कंपनी को। 1953 से लेकर 78 तक, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स तक जेआरडी टाटा इसके चेयरमैन रहे। उसके बाद उनको हटा दिया गया, बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे उनको लाया गया था, बट 1986 और 89 के बीच में जो रतन टाटा हैं इनको चेयरमैन बनाया गया 1989 तक। उसके बाद आपको पता है 1990s के अंदर हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसके अंदर लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ गई थी कि बाहर से भी अब कंपनीज आ सकती थी, प्राइवेट कंपनीज को भी अब अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। जब ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई उसके बाद से एयर इंडिया के सामने जो एक कंपटीशन था, एयर इंडिया उसको इतने अच्छे से टैकल नहीं कर पाई। गवर्नमेंट को बाकी प्राइवेट एयरलाइंस के कंपटीशन की वजह से काफी लॉसेस फेस करने पड़े। गवर्नमेंट काफी स्ट्रगल कर रही थी कंपनी को प्रॉफिट में रखने के लिए। 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने सोचा कि हम कुछ स्टेक्स जो हैं एयर इंडिया के वो प्राइवेट को बेच देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हैं, सो डैट कहीं ना कहीं जो एक प्रॉफिट मेकिंग है वो इंप्रूव हो सके। 2001 के अंदर गवर्नमेंट ने 40% स्टेक्स बेचने की ट्राई की, बट ये इनका जो प्रोसेस था पूरी तरह फेल हो गया। उस टाइम गवर्नमेंट को इसमें सक्सेस हासिल नहीं हुई। 2005 के अंदर एयर इंडिया ने अपनी एक एयर इंडिया एक्सप्रेस एक सब्सिडरी लॉन्च की, एक अपनी ही एक ब्रांच लॉन्च की। वो क्या थी कि
जो हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं बट हमारी कंट्री के आसपास ही हैं, वहां तक के लिए लो कॉस्ट फ्लाइट्स थी ये। इसके अंडर एयर इंडिया एक्सप्रेस एक अलग कंपनी बनाएगी जिसके अंदर लो कॉस्ट और शॉर्ट हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स लॉन्च की गई। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये अभी जो हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं उसके अंदर ये AIXL काफी यूज हुआ है, सो आपको पता होना चाहिए। 2007 के अंदर इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर कर दिया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि 1953 के अंदर जितनी भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी उनको कंबाइन कर दिया गया था। जितनी भी कंपनीज थी जो डोमेस्टिक फ्लाइट से रिलेटेड थी उनको कंबाइन करके इंडियन एयरलाइंस का नाम दे दिया गया था और इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर इंडिया के अंडर चलती थी। क्योंकि एयर इंडिया कंसिस्टेंटली काफी लॉस में चल रही थी तो इनको दोनों को मर्ज कर दिया गया ईयर 2007 के अंदर। एयर इंडिया एक कॉमन नाम दे दिया गया। 2010 के अंदर एयर इंडिया और सिंगापुर एयर टर्मिनल सर्विसेज ने मिलके एक अपना नई कंपनी बनाई जिसमें दोनों की हिस्सेदारी 50-50 थी। इस कंपनी का काम था जो ये ग्राउंड सर्विसेज होती हैं, कार्गो सर्विसेज होती हैं, उससे रिलेटेड इनका काम था। और ये भी मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ये अब जब टाटा ग्रुप ने खरीदा है तो इसका भी यहाँ मेंशन हुआ है क्योंकि एयर इंडिया के 50% स्टेक्स इसमें भी हैं, तो टाटा ग्रुप ये भी एक्वायर करेगा और जो हमने ऊपर एयर इंडिया एक्सप्रेस अभी देखा है उसको भी एक्वायर कर रहा है पूरा का पूरा। इसमें गवर्नमेंट ने ईयर 2009 के बाद से नियरली 1,10,000 करोड़ रुपया अलग अलग तरह से एयर इंडिया में पंप किया है, चाहे उसके लोन्स के लिए चाहे लॉसेस के लिए, बट नियरली इतना पैसा पंप किया है। फिर भी आज की डेट तक एयर इंडिया लॉस में ही चल रही है। सो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा हेडेक बनती जा रही थी। सो इसीलिए गवर्नमेंट बार बार ट्राई कर रही थी कि किसी तरह या तो कुछ पार्ट हम प्राइवेट सेक्टर को बेच के इसके अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट की ये स्ट्रगल चलती जा रही थी। 2018 के अंदर एक बार फिर गवर्नमेंट ने ट्राई की कि हम इसको बेचने की कोशिश करते हैं। उस टाइम प्रपोजल था कि 76% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर को हम बेचेंगे, बट एक भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं हुई क्योंकि कंपनी सोचती थी कि 24% भी अगर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी रहेगी तो हम इंडिपेंडेंटली हो सकता है अपने जो काम है उसको एग्जीक्यूट ना कर पाए। और जब एक कंपनी ऑलरेडी इतने ज्यादा लॉस में चल रही है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को लग रहा था कि हमें इसमें कंप्लीट एक फ्री हैंड चाहिए। सो इस टाइम पे भी कोई भी प्राइवेट कंपनी इंटरेस्टेड नहीं हुई। अब जो प्रेजेंट बिड प्रोसेस हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है, उसको समझने के लिए थोड़ा आपको यह समझना होगा कि आज की डेट तक ये कंपनी कितने ज्यादा लॉस में चल रही थी और गवर्नमेंट को कितना लॉस झेलना पड़ रहा था डेली बेसिस पे। 31 अगस्त 2021 की बात करें तो उस डेट तक कंपनी नियरली 61,562 करोड़ के लॉस में चल रही थी। देख सकते हो आप कितना बड़ा फिगर है। उसके अलावा सरकार को रोज 20 करोड़ का लॉस झेलना पड़ रहा था एयर इंडिया को चलाने के लिए। अब जनवरी 2020 के अंदर सरकार ने एक बार दोबारा ट्राई की। सरकार ने देख लिया जब तक हम 100% अपने स्टेक्स इसमें नहीं बेचेंगे तब तक कोई कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होने वाली है। तो सरकार ने सोचा कि ठीक है हम पूरी की पूरी कंपनी बेच रहे हैं। तो सरकार को आस थी शायद अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आएंगी, बट फिर नहीं आ रही थी। अब वहां क्या अड़चन हो रही थी? अड़चन ये हो रही थी कि सरकार ने एक कंडीशन लगा रखी थी कि ये जो 61,560 करोड़, चलो ये तो आज का फिगर है कि उस टाइम पे ये जितना लॉस चल रहा था सरकार ने एक फिक्स कर दिया था कि इतना 1,000 करोड़ जो है आपको इसमें से शेयर करना पड़ेगा। जब आपको ये कंपनी ट्रांसफर होगी तो इस लॉस का इतना प्रोपोर्शन जो है आप बाद में पे बैक करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और सरकार ने एक मिनिमम लिमिट लगा रखी थी जो कहीं ना कहीं हर्डल क्रिएट कर रही थी। अब अक्टूबर 2020 के अंदर सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज किया क्योंकि सरकार को समझ आ गया था उसके बिना कोई भी कंपनी इंटरेस्टेड नहीं होने वाली। अब क्या ऐसी चीजें की गई जो कि इसको फाइनली सक्सेस की तरफ लेके गई? पहला, नो मिनिमम लिमिट ऑन डेट रिटेंशन, जो अभी हम बात कर रहे थे। कोई मिनिमम लिमिट नहीं लगाई सरकार ने, कोई फिगर नहीं दिया कि इतने आपको 1,000 करोड़ जो है इसका एक हिस्सा लेना ही पड़ेगा, इसका एज अ डेट पहले से ही लेना पड़ेगा, कुछ नहीं। हाँ, एक रिजर्व प्राइस जरूर थी जो कि बाद में कैलकुलेट की जानी थी, बट इसका कोई ऐसा फिक्स्ड अमाउंट इन्होंने यहां मेंशन नहीं किया, जो कि एक हर्डल बहुत बड़ी रिमूव कर दी गई। एक लिमिट जो सरकार ने रखी थी वो ये रखी थी कि जो आप टोटल बिड अमाउंट कोट करोगे उसका मिनिमम 15% तो आपको कैश देना पड़ेगा। और बाकी का क्या होगा? बाकी का यही होगा कि टोटल, जैसे टाटा ने 18,000 करोड़ जो है इसमें बिड लगाई है तो उसका अगर आप 15% निकालोगे तो वो टाटा को कैश देना पड़ेगा और जो बाकी का है वो इसमें से वो डेट रिटेंशन होगा और वो 15% की लिमिट मिनिमम है।
उसके बाद जो नॉन कोर एसेट्स हैं लाइक लैंड्स, बिल्डिंग्स, ये सब के सब AIAHL को ट्रांसफर हो जाएंगे। ये क्या है? एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल था जिसका काम यही था कि एयर इंडिया को डेट से बाहर निकाला जाए, या जो उसके डेट हैं वो इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए जाएं। सो इसको ओवर द टाइम जो है डेट फ्री किया जाए। सो ये कंपनी को ही जो लैंड और बिल्डिंग जैसे एसेट्स थे एयर इंडिया के, वो सबके सब ट्रांसफर होने थे। अभी जो टाटा ग्रुप ने ये खरीदा है उसके अंदर लैंड, बिल्डिंग्स जैसे जो नॉन कोर एसेट्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है। अब इन फाइनलाइज टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से टेंडर पब्लिश किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश किया गया, जिसमें 7 प्राइवेट एंटिटीज ने इंटरेस्ट दिखाया, बट उनमें से 5 डिस्क्वालीफाई हो गई, वो एलिजिबल नहीं थी। सिर्फ 2 ही एलिजिबल थी। अब उनकी बात करते हैं। एक थी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की, और दूसरे थे कंसोर्टियम लेड बाय मिस्टर अजय सिंह, ये हैं स्पाइस जेट के प्रमोटर। तो यही 2 थे जो एलिजिबल थे। अब जब इनकी अब फाइनेंशियल बिड खोली गई है तो अब आप देखो कि बिड क्या कोट की गई है। टाटा की तरफ से 18,000 करोड़, ऊपर मैंने लिखा हुआ है करोड़ में है, और अजय सिंह जी की तरफ से आया है 15,100 करोड़। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशन थी कि मिनिमम 15% कैश होगा। अब इसका 15% निकालोगे तो क्या आएगा? 2700, और इसका 15% निकालोगे तो क्या आएगा? 2265। तो दोनों ने जो मिनिमम लिमिट थी वही कैश को कोट किया है, और उसके अलावा जो डेट टू बी रिटेन्ड, जो हमने फिगर देखा था पीछे, ये जो हमने फिगर देखा था यहाँ पे 61,562, इसके अंदर से जो रिमेनिंग अमाउंट कोटेशन का था 15,300 इन्होंने कोट किया, जो रिमेनिंग अमाउंट था कि हम उसका डेट अपने पास ट्रांसफर कर लेंगे, कि ये कर्जा है बेसिकली जो धीरे धीरे हम उतारेंगे। अब दूसरी चीज, जो रिजर्व प्राइस थी इसकी, जो सरकार की तरफ से थी मिनिमम 12,906 करोड़। अब ये जो कोट हुई है वो 18,000 करोड़ हुई है, जो कि 12,906 से ऊपर थी। तो इसलिए ये बिड क्वालिफाई कर गई, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर्स थे उनको फुलफिल कर रही थी। यहाँ पे एक और चीज, जो नॉन कोर एसेट्स हैं, जो अभी हमने बात की थी लैंड्स और बिल्डिंग जैसे, इनकी जो वैल्यू निकाली गई है वो आई है तकरीबन 14,718 करोड़, जो कि AIAHL को ट्रांसफर कर दी जाएगी, मतलब गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। तो अब आप नेट इक्वेशन अगर देखोगे तो नेट इक्वेशन क्या है? कर्जा कितना है? 61,562। उसमें से जो टाटा ग्रुप की तरफ से कैश प्लस जो वो डेट अपनी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना होगा? 18,000 करोड़। जो AIAHL को एसेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, अगर उसको मोनेटाइज किया जाए तो वो कितना है? तकरीबन 14,718। तो हम इन दोनों फिगर्स को अगर इसमें से निकाल देते हैं तो आज की डेट में भी एयर इंडिया की वजह से सरकार के ऊपर 28,844 करोड़ का कर्जा है, और ये इक्वेशन है 31 अगस्त के हिसाब से, इससे ज्यादा ही होगा। सो अब आपको कहानी की पूरी समझ आ गई है। टाटा का कहीं ना कहीं इसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग थी, आप समझ सकते हो, जो हमने अभी स्टोरी डिस्कस की है। तो टाटा को इस चीज का कहीं ना कहीं एक अंदर से सुकून मिला होगा। अगर आप रतन टाटा का ट्वीट पढ़ो तो उसमें ये चीज उन्होंने साफ रिफ्लेक्ट की है। और आज की डेट में आप देखो, टाटा ने 18,000 करोड़ में ये वापस खरीदा है, और 1953 के अंदर जब नेशनलाइज किया गया था उस टाइम बताते हैं कि एयर इंडिया को तकरीबन 2.8 करोड़ दिया गया था सरकार की तरफ से। अब आगे क्या होगा इस सारे प्रोसेस में? सरकार की तरफ से एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया जाएगा टाटा ग्रुप को, कि सरकार राइटिंग में अपनी ऑफिशियली इंटेंशन शो करेगी डेट वी आर रेडी टू ट्रांसफर ऑल आर स्टेक्स इन रेफरेंस टू योर कोटेड अमाउंट। उसके बाद दोनों के बीच में एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, और कह रहे हैं कि दिसंबर 2021 तक पूरा का पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब इस सारे प्रोसेस के बाद एयर इंडिया के नियरली 13,500 परमानेंट प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज सबके सब टाटा ग्रुप के अंडर आ जाएंगे। अब टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं आगे। एक तो आपको ये देखना है टाटा ग्रुप के सामने जो उनके लिए एक रेडी डेट है वो 15,300 करोड़ का तो है ही है, जो अब पाइल अप होता चला जाएगा। उसके अलावा जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है कैश की 2,700 करोड़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर ओवर द टाइम इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। बिकॉज अगर उन्होंने इसको एक घाटे में चल रही कंपनी को खरीदा है तो डैट मीन्स उनका कोई लॉन्ग टर्म विजन है, वो चाहते हैं कि आगे चल के इसमें से बहुत अच्छे से हम अर्निंग करें। सो दोस्तों, हम यही विश कर सकते हैं कि एयर इंडिया का नाम एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पे पहले की तरह ही चमके। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का एनालिसिस हम खत्म करते हैं। आई होप आपको काफी थरोली इस चीज के बारे में क्लियर नॉलेज मिल गई है।
सो जल्द मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक अपना हार्डवर्क करते रहिए एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।